मोरा घाट, एक छोटा सा गांव जहां दिन में भी अजीब सी खामोशी रहती थी। वहां की हवा में एक पुरानी सी कस्तूरी की गंध बसी थी, ना अच्छी ना खराब, बस एक ऐसी खुशबू जो याद तो रहती है पर मन में बेचैनी छोड़ जाती है। इसी गांव के किनारे पुराने बाजार नौकरे का बाजार के पास एक नया कप लाकर रहने लगा था अनुज और कविता। दोनों की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। शहर की शोरगुल वाली जिंदगी छोड़कर उन्होंने सोचा था कि गांव में शांति मिलेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा और शायद जिंदगी को अच्छे से समझ पाएंगे। उनका नया घर था, एक पुराना 2 मंजिला हल्के पीले रंग का मकान, जिसकी लकड़ी की खिड़कियां सालों से हवा के थपेड़ों से कराहती रहती थीं। घर के सामने एक विशाल नीम का पेड़ था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लगती थीं जैसे किसी कंकाल के हाथ आसमान की ओर फैले हों। घर अच्छा था, लेकिन गांव वालों की नजर में खाली नहीं था। अनुज और कविता को नहीं पता था कि इस घर को लोग अटारी वाला घर कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर की अटारी में कुछ ऐसा था जिसे गांव वाले कभी छूते भी नहीं थे। पहली रात अनुज और कविता ने सोचा था कि वे जल्दी सो जाएंगे। थकान भी बहुत थी, पूरे दिन सामान शिफ्ट करते हुए बीत गया था। रात करीब 10:30 बजे वे दोनों अपने कमरे में लेटे थे। बाहर हवा तेज बह रही थी और नीम का पेड़ बार बार खिड़की से टकरा रहा था। कविता ने अचानक कहा, अनुज, घर में कोई ऊपर चल रहा है क्या? अनुज ने हंसकर कहा, अरे पगली, हवा है, इस घर की लकड़ियां पुरानी है, आवाजें तो आएंगी ही। लेकिन कविता संतुष्ट नहीं लगी। तभी वही आवाज फिर आई, टक टक टक, धीमी, भारी और बिल्कुल इंसानी कदमों जैसी। अनुज उठकर बाहर आया। ऊपर की अटारी का दरवाजा हल्का खुला हुआ था। वह चौंक गया। उसे तो याद था कि उसने अटारी का दरवाजा दिन में बंद किया था। शायद हवा चली होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजे के पीछे से कुछ खरोंचने जैसी आवाज आई, खर्र खर्र खर्र। अनुज रुक गया। आवाज साफ थी, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून घसीट रहा हो। फिर वही कस्तूरी जैसी अजीब सी गंध हवा में फैल गई। अनुज घबरा गया। वह बिना अटारी को छुए वापस कमरे में चला गया और बोला, चल सोते हैं, शायद मेरी थकान को आवाजें सुनाई दे रही हैं। लेकिन दोनों जान गए थे, घर में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। अगले दिन दोनों सामान लेने नौकरे का बाजार गए। ये बाजार गांव का सबसे पुराना हिस्सा था, सैकड़ों साल पुराना। यहाँ की दुकानें टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की अजीब आकार की थीं। पुराने लोहे की घंटियों जैसी आवाजें पूरे बाजार में गूंजती थीं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत कविता के पास आई। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और शरीर पूरी तरह कांप रहा था। वह कविता के बिल्कुल पास आकर बोली, तुम लोग उस घर में रहते हो? कविता हिचकिचाई, हाँ, अभी कल ही शिफ्ट हुए हैं। बूढ़ी औरत के चेहरे पर डर की परत खिंच गई। उसने कविता का हाथ जोर से पकड़ लिया। उस घर में माल अटारी है, कभी ऊपर मत जाना। वहाँ जो है उसे नींद से जगने मत देना, वो जाग गया तो। औरत रुक गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी, मानो कुछ कहने से पहले ही उसे डर ने जकड़ लिया। अनुज ने उसे दूर किया और बोला, आपकी तबीयत ठीक है, हमें क्यों डराती हैं आप? वह औरत फुसफुसाई, डराना नहीं, बचाना चाहती हूँ। अटारी में जो है वो अपना नहीं छोड़ता। बोलकर वह धीरे धीरे भीड़ में गुम हो गई। अनुज हंसकर बोला, गांव की अंधविश्वासी लोग हैं, ध्यान मत देना। लेकिन कविता का मन नहीं लगा। तीसरी रात सबसे भयानक साबित हुई। करीब 1 बजे कविता की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कोई उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है। फिर उसे वही आवाज सुनाई दी, टक टक टक। लेकिन इस बार आवाज अटारी से नहीं, उसके कमरे तक आ चुकी थी। कविता ने डर के मारे अनुज को जगाया। अनुज उठने ही वाला था कि अचानक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंधेरे में एक साया खड़ा दिखाई दिया, लंबा पतला झुका हुआ, मानो उसका गर्दन का हड्डी टूटी हो और सिर एक तरफ टेढ़ा लटक रहा हो। कविता चिल्लाने ही वाली थी कि वह साया धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गया। कविता रोने लगी। अनुज का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हम यहाँ नहीं रह सकते, कविता ने कहा। लेकिन अनुज जिद पर अड़ा था।
डरने से कुछ नहीं होगा, कल पंडित को बुला लेंगे। लेकिन कविता को महसूस हुआ कि वह साया इंसान नहीं था और वह घर खाली नहीं था। अगले दिन गांव के पुराने पुजारी पंडित तिमिरानंद उनके घर आए। उन्होंने बाहर आते ही कहा, ये घर साधारण नहीं, इसके अंदर बंदी आत्मा है। उन्होंने अटारी की ओर देखा और बोला, वही है सबकी जड़। अनुज ने पूछा, आखिर अटारी में कौन था? पंडित ने धीमी आवाज में कहा, करीब 30 साल पहले एक लड़की निशा अपने परिवार के साथ यहाँ रहती थी। अटारी में उसका कमरा था। एक रात उसे किसी ने बेहद बुरी तरह मारकर उसी अटारी में लटका दिया। कविता ने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया। पंडित ने आगे कहा, उसकी आत्मा आज भी नहीं गई, वो हर आने वाले को अपनी तरह फंसाना चाहती है। अनुज ने कहा, तो क्या इससे छुटकारा नहीं मिल सकता? पंडित बोला, है, पर एक शर्त पर। आज रात ठीक 12 बजे अटारी का दरवाजा खोलना होगा, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जाएगा। मैं मंत्रोच्चार करूंगा। कविता चिल्लाई, नहीं, अटारी खोलते ही वो बाहर आ जाएगी। पंडित ने कहा, वो पहले ही बाहर आ चुकी है, अब उसका लौटना जरूरी है। अनुज ने कविता को समझाया और वे यह करने के लिए तैयार हो गए। रात ठीक 12 बजे पंडित, अनुज और कविता अटारी के सामने खड़े थे। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। नीम का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। घर की लाइट्स बार बार झिलमिलाने लगी। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम क्लीन काल रूपिण्याय नमः। अचानक अटारी के अंदर से जोर की चीख आई। आ! कविता का दिल बैठ गया। वह अनुज का हाथ एकदम कसकर पकड़े रही। पंडित ने आदेश दिया, दरवाजा खोलो। अनुज ने कांपते हाथों से अटारी का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और अटारी पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। लेकिन उस अंधेरे में एक जोड़ी लाल आंखें चमक रही थीं। अचानक पंडित पीछे गिर गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कविता ने चीख कर देखा। अटारी से एक लड़की बाहर रेंग रही थी। उसका शरीर उल्टा मुड़ा था। हाथ पांव आदमी के जैसे नहीं, जानवर के जैसे लग रहे थे। वह धीरे धीरे जमीन पर आगे बढ़ रही थी। उसका सिर एक ओर लटका हुआ था, बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। वह कविता को घूर कर बोली, मैं अभी जागी हूँ। उसकी आवाज इतनी खुरदरी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी कीड़े ने इंसानी गले में घर बना लिया हो। पंडित ने मुश्किल से उठकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। दीवारें कांपने लगीं। घर की हर खिड़की अपने आप खुलकर जोर से बजने लगी। अनुज ने कविता को पीछे किया। आत्मा अब अटारी से पूरी बाहर आ चुकी थी। एक लंबा काला डरावना साया उसमें बदल चुका था। साया उनकी तरफ बढ़ा, धीरे लेकिन घातक कदमों से। पंडित ने आखिरी मंत्र बोला और जमीन पर लाल रंग का एक त्रिकोण बना दिया। लेकिन आत्मा के हाथ में अजीब सी शक्ति थी। उसने हवा में हाथ उठाया और पंडित की आवाज बंद हो गई। उसके गले से खून निकलने लगा। कविता ने डर से चिल्लाया, पंडित जी! पंडित गिर पड़े, लेकिन उनका मंत्र आधा ही हुआ था। अनुज ने हिम्मत करके कविता को पकड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। खिड़कियों पर किसी ने जैसे बाहर से लोहे की सलाखें लगा दी हो। घर अब एक कब्र बन चुका था। साया धीरे धीरे हवाओं में तैरता हुआ दोनों की ओर बढ़ा। कविता रोते हुए बोली, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें क्यों मारोगी? उस साए ने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मुझे साथ चाहिए। उसी क्षण कविता और अनुज के पीछे रखी तेल की लालटेन अपने आप जल उठी। उसकी लौ अचानक तेज हुई और साए की ओर उछली। पूरे कमरे में आग की रोशनी फैल गई। साया पीछे हट गया और पहली बार उसका चेहरा दिखा। काली सड़ी हुई त्वचा, खाली आंखों के गड्ढे, एक ऐसा चेहरा जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। अनुज ने जल्दी से लालटेन उठाई और साए पर फेंक दी। भयंकर आग भड़क गई। अटारी की दीवारें हिलने लगीं। आत्मा दर्द से चिल्लाई, नहीं! लपटों ने उसे घेरना शुरू किया। आत्मा धधकते हुए अटारी के अंदर भागी और एक तेज धमाके के साथ गायब हो गई। सारी लाइटें बंद हो गईं और घर में सिर्फ सन्नाटा बचा। सुबह गांव वाले पहुंचे। घर का आधा हिस्सा जल चुका था। अटारी पूरी तरह राख बन चुकी थी। अनुज और कविता बाहर बैठे कांप रहे थे।
पंडित तिमिरानंद को अस्पताल ले जाया गया और वह बच गए। गांव वालों ने कहा, अब उस घर में कुछ नहीं बचा, अब तुम लोग सुरक्षित हो। अनुज और कविता ने राहत की सांस ली। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब वे अपना सामान पैक कर रहे थे, कविता को अपनी अलमारी के अंदर कुछ कपड़े हटाते समय एक छोटा पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। उसके ऊपर धूल थी और लिखा था, निशा की यादें। कविता ने डरते हुए डिब्बा खोला। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक छोटा सा काला चूड़ा, और एक कागज पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी, जो मेरा था वो लेने। उस पल कविता की सांस रुक गई, क्योंकि काला चूड़ा वही था जो उस आत्मा के हाथ में उस रात चमक रहा था। कविता जैसे ही डिब्बा बंद करने लगी, पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। कविता! उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उस फुसफुसाहट की आवाज ठीक वैसी ही थी जैसी अटारी वाली आत्मा की थी। समाप्त या सिर्फ शुरुआत?